साला डिजिटल उर्दू के प्रोग्राम हम कलाम में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसे जैसे हज के मुबारक अय्याम करीब आ रहे हैं, आज़मीन हज की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। एहराम की ख़रीदारी, ज़रूरी अद्वियात का इंतज़ाम और अरकान हज और अज़कार के बारे में मालूमात हासिल करना, इसके साथ साथ अज़ीज़ों रिश्तेदारों की दावतें और मुलाकातें भी। इन तमाम मसरूफ़ियात के दरमियान हुज्जाज कराम के कुछ ख़दशात और सवालात भी हैं। मौजूदा हालात में जबकि ईरान, इसराइल और अमरीका की जंग से हालात मज़ीद तशवीशनाक हैं। इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कर्नाटक हज कमेटी जनाब जुल्फ़िकार अहमद खान टीपू साहब। पिछले साल हज में कर्नाटक स्टेट हज कमेटी ने मिसाली खिदमत अंजाम देकर पूरे भारत में दी बेस्ट के नाम से अपना मुकाम मुस्तहकम कर लिया है। दिल्ली के एक आला अफसर ने एतराफ़ किया है कि कर्नाटक के इंतजामात पूरे मुल्क में सबसे बेहतर थे। जनाब जुल्फ़िकार अहमद खान टीपू की निगरानी और शाइस्ता अंदाज़े गुफ्तगू से इंस्पेक्टर्स और वॉलंटियर्स को हौसला मिलता है। उनकी गुफ्तगू का अंदाज निहायत बावक़ार होता है। हज इंस्पेक्टर्स को पूरे खुलूस और इज़्ज़त से मुखातिब करते हैं और कहते हैं कि माशाअल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बराह करम फ़लाँ काम में भी मदद फरमाएं। यही खुलूस और इनकसारी वॉलंटियर्स और हज इंस्पेक्टर्स के अंदर एक नई रूह फूंक देती है। उनकी सरपरस्ती में इस साल भी हज इंतजामात में नई जहतें शामिल हुई हैं, जिनमें शफ़ाफ़ियत, बरवक्त कार्रवाई और सबसे बढ़कर खुलूस नीयत शामिल है। चेयरमैन टीपू साहब का कहना है कि जो भी अल्लाह के मेहमानों की इखलास के साथ खिदमत करेगा, अल्लाह ताला उसे दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता करेगा। जुल्फ़िकार अहमद खान टीपू साहब, प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तक़बाल है। पिछले साल हमने ये गुफ्तगू हज के बाद की थी और बहुत सारे हमने चेंजेस आपने बताए थे कि उस दफ़ा क्या क्या चेंजेस हुए थे। पहली दफ़ा जो चेंजेस हुए थे, इस बार हमारे नाजरीन की डिमांड पर हम हज से पहले ही इस गुफ्तगू को शेड्यूल कर चुके हैं, तो आपको ज़हमत दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस दफ़ा जो है अमेरिका की एम्बेसी जो सऊदी में है, उनकी तरफ से एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है कि जो हज पर जाना चाहें वो अपने इस सफ़र को पर दोबारा गौर करें। तो इस दफ़ा इस खुसूसन अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग को लेकर जो हालात हैं वहाँ पर, तो इस सिलसिले में हज का सफ़र कर्नाटक से कितना सेफ़ है, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, अल्लाह का फरमान है कि हज जो है क़यामत तक इंशाअल्लाह हज का सिलसिला चलेगा और इसे कोई भी दुनिया की कोई भी ताकतें, कोई जंगें इसको रोक नहीं सकती। बेशक बरकैफ जो अमेरिकन एम्बेसी को जो अमेरिका से जो एडवाइस दिए है, वैसे हमको इंडियंस को कुछ भी ऐसा एडवाइस भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ यूजुअल जो उम्रे के पैसेंजर्स रेगुलर आ रहे हैं और उम्रे के लिए यहाँ से लोग रवाना हो रहे हैं, तो ये जो फ्लाइट का जो रूट है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे हाजियों को कोई तरह की परेशानी भी नहीं है और कोई भी हाजी इसके ताल्लुक से परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जंग भी रुक चुके, सीज़ फायर हो गया, तो उम्मीद भी रखते हैं कि जंग भी ख़त्म हो जाए। जी, अच्छा, इस पस मंज़र में सऊदी क़वानीन के मुताबिक क्या कोई चैलेंजेस आपको दरपेश थे इस पूरे प्रोसेस में? देखिए, इस बार सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए रूल्स लाके हैं। जैसे इस बार फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म्स 1 साल पहले बुला दिए गए। जी जी। जो आप जानते हैं कि हम जैसे पिछला हज ख़त्म हुआ तो हज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इन्वाइट किए थे। जो हमारा पिछला हज का 2025 हज का जो पूरा ऑपरेशन था, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत कामयाब ऑपरेशन रहा और पूरे हुज्जाज इकराम जितने भी गए थे 90% नहीं बल्कि 99% हुज्जाज इकराम अल्हम्दुलिल्लाह आके दुआएं दिए और पूरे इत्मीनान बख्श आए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार बहुत सारे हमको कर्नाटक के अंदर इस बार फर्स्ट टाइम 19,000 एप्लीकेशन फॉर्म्स हमको इस बार आए। उसके अंदर 17,000 एप्लीकेशंस वैलिड थे। उसमें जो हमारा कोटा रहता है उसमें 7,500 का कोटा रहता है। तो अभी वेटिंग लिस्ट अभी तक जो क्लियर हो गए है 11,168 क्लियर हो गए और उम्मीद है और थोड़ी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की उम्मीद है। मेरा फिर सफ़र भी है बॉम्बे को इसके ताल्लुक से, तो उसके बाद हमको पता चलेगा कि और कितनी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई।
क्लियर हो सकती है। अच्छा, पिछली दफ़ा जो है आपने एक नई शुरुआत की थी हज वॉकेथॉन की, जी। तो इस बार इसकी क्या सूरत हाल रही? अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा कामयाब रहा। इस बार भी हम लोग वॉकेथॉन का प्रोग्राम रखे थे, पूरे हुज्जाज इकराम हम बेंगलुरु का रखे थे, तो बेंगलुरु के अतराफ के बेंगलुरु अर्बन और बेंगलुरु रूरल के हुज्जाज इकराम पार्टिसिपेट किए और बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा। अच्छा, इस बार एक और आपने इक़दाम किया था, ऑनलाइन ट्रेनिंग का इक़दाम किया था, तो ये कैसा रहा इस बार आपका तजुर्बा? देखिए, ये हम पिछले मर्तबा हज के दौरान ये देखते थे कि अक्सर जितने भी बहुत सारे उम्र रसीदा हुज्जाज इकराम हो या बहुत सारे हुज्जाज इकराम को हम जब फ्लाइट चढ़ते हैं तो हम लोग कलमा पढ़ो, तलबिया पढ़ो करके हाजियों को पूछते हैं। तो बहुत सारे हाजियों को हमको दुख भी होता है, रोना भी आता है कि अभी हज का सफर कर रहे हैं, उनको कलमा नहीं आ रहा है, ठीक से तलबिया नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बात मेरे को बहुत जमाने से इसके बारे में मेरे को बहुत कुछ तो करना है हम लोग बोल के हमारे उलमा इकराम से मैं मशवरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे मौलाना खालिद बेग साहब और दूसरे जितने भी हमारे शहर के बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, पूरे ने इसको लब्बे किया, ये बोले कि करना बहुत ज़रूरी है आप करके। फर्स्ट टाइम, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन प्रोग्राम रखे थे हम लोग, जो बहुत बड़ा कामयाब रहा। 2 लाख से ज़्यादा लोग देखे, रोज़ 20,000 पार्टिसिपेट करते थे। और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि लोग तवज्जो से सुनो, हम लोग इस बार डेली बेसिस पे प्राइजेस भी रखे थे, क्विज कंपटीशन रखे थे। जैसा कौन बनेगा करोड़पति में जो ऑनलाइन ये रहता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से हम लोग पूरे पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारे पार्टिसिपेट करते थे। उसके अंदर कौन पहला जवाब और कौन पूरे का 10 क्वेश्चन थे फर्स्ट डे, तो उसका जवाब कौन देगा, उसको कितनी जल्दी में देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ये करता था। तो उसके जरिए से उसी दिन आखिर में हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देते। फर्स्ट प्राइज फर्स्ट दिन के लिए 5,000 रखे थे, दूसरे दिन 3,000 रखे थे और थर्ड प्राइज 2,000 रखे थे। तो लास्ट दिन हम लोग फर्स्ट प्राइज 50,000 रखे थे, सेकंड प्राइज 30,000 और थर्ड प्राइज 20,000। फिर 10 लोगों को हम लोग इस बार 2,000 का 7 लोगों को दिए। तो ये प्राइज लेने से ज्यादा ये था कि हज को जाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये क्या भी पैसे माने नहीं रखते, लेकिन एक शौक आने के लिए, और बहुत सारे इसमें जो ज्यादा जीते वो खवातीन हजरात थी। अच्छा। उन्होंने बहुत सारा इसमें बहुत अच्छी इंटरेस्ट से सुना। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे विलेजेस में हम लोग कहाँ गए इस बार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, दूसरे जो ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से, वहाँ भी मैं बेलगाम गया था, वहाँ भी पूछा तो बहुत सारे उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ सुने, क्योंकि ये घर में बैठे बैठे पूरी फैमिली बैठ के देख सकती थी। तो ये बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा माशाल्लाह। अच्छा, इस बार ऑन साइट ट्रेनिंग का क्या तजुर्बा रहा आपका? ऑन साइट ट्रेनिंग भी तो आपने दी है हुज्जाज को। ऑफलाइन ट्रेनिंग, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑलरेडी हो गए, धारवाड़ हो गया, बेलगाम हो गया और गुलबर्गा हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हज्जाज इकराम वहाँ पे भी आए थे। हमारे जो हज ट्रेनिंग फोरम के हमारे एजाज भाई, हमारे मुबीन सब, पूरी वो टीम है जो लंबे अरसे से काम करते आ रही। तो उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया। अभी बेल्लारी है इंशाल्लाह, और हमारा बिदर है। फिर बैंगलोर में हम लोग 18, 19, 20, 21 ये 4 दिन का प्रोग्राम बैंगलोर में रखे हैं। तो ये ऑफलाइन प्रोग्राम जी। अच्छा। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा, और इंशाल्लाह अभी जो बैलेंस है वो भी इंशाल्लाह वो कवर करेंगे। अच्छा, जिन लोगों की ऑन साइट ट्रेनिंग किसी तरह मिस हो जाए, उनके लिए क्या इंतजाम? मैंने सुना आपका चैनल भी है। और अभी फर्स्ट टाइम हम लोग ने एक कर्नाटका स्टेट हज कमेटी का यूट्यूब चैनल शुरू किया है, वो फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, क्योंकि मैं समझता हूँ जैसा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, हम किसी तरीके से पीछे नहीं होना चाहिए। तो हम लोग भी आगे रहने के लिए हम लोग हमारा खुद का कर्नाटका स्टेट हज कमेटी का चैनल है अभी, यूट्यूब चैनल। तो जितने भी सवालात जवाबात जो हज के सिलसिले में जो अपडेट्स रहते हैं, वो डेली बेसिस पे उस पे अपडेट्स हो रहे हैं। बाकायदा आप आजमीन के सवालों के जवाब दे रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, पिछली दफा आपने हज इंस्पेक्टर्स और आजमीन के व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए थे, इस बार भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार भी हर फ्लाइट वाइज बनाएंगे इंशाल्लाह। जो हर फ्लाइट में हम जो दो हज इंस्पेक्टर्स होते हैं, और जितने भी हाजी जाते हैं वो फ्लाइट के, वो पूरी एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाती है। पिछली दफा हमने देखा था कि नुसुक कार्ड्स की जो है वो वसूल में कुछ तकलीफें हुई थी,
इस बार इसकी क्या सूरत हाल? नहीं, नुसूक कार्ड इस बार भी रहेगा, जैसे लास्ट टाइम था इस बार भी रहेगा। सिर्फ ये है कि हाजियों को नुसूक कार्ड जैसा आप समझ सकते हैं कि वो पासपोर्ट लेने के बाद वो आपका पासपोर्ट है। नुसूक कार्ड इज नथिंग बट अ पासपोर्ट, क्योंकि वो हर जगह एंट्री के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपके गले में ही रहना चाहिए, आप उसको बहुत केयरफुली रखना चाहिए। तो इस बार आपने स्मार्ट वॉच का भी इक़दाम किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। जी जी, पूरे हाजियों को स्मार्ट वॉचेस मिलेंगे जिसके अंदर वो काम पे लोकेशन ट्रेस कर सकेंगे, अगर गुम गए तो काम पे जाना है वो ट्रेस करेंगे। तो वो सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से ऑलरेडी वो वॉचेस हमको डिस्पैच हो चुके हैं। जब हाजी हज कमेटी पे आएंगे तो हम लोग हर हाजी को देंगे। अच्छा, अब तक ये होता था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन होता था फ्लाइट बुकिंग में, तो इस बार आपने फ्लाइट बुकिंग का ऑप्शन जो है खुद आज़मीन हज को ही दिया था, ये इसकी तफसील में जानना चाहती हूं। इस बार सेंट्रल हज कमेटी ने ये डिसाइड किया कि हाजियों के जो बहुत सारे हाजियों के डेट्स रहते हैं उनके सहूलत के हिसाब से उनको बुकिंग करना चाहिए बोल के। तो इस बार क्योंकि इस बार का कैसा सिस्टम है बोला तो जैसे ही आप फ्लाइट बुकिंग करते हैं वैसे ही आपके रूम्स भी बुक हो जाते हैं। इस बार अगर आप फॉर एग्जांपल हमारी 5th में से फर्स्ट फ्लाइट बैंगलोर से चला रवाना किया, कोई हाजी फर्स्ट फ्लाइट को ऑप्ट करता है, फर्स्ट फ्लाइट को लेता है, वो लेने के बाद ठीक वैसे ही उसके मक्के में, अजीजिया में और मदीना के रूम्स अलॉट हो जाते हैं। अच्छा, अगर वो फिर आके नहीं है हज कमेटी पे आके मैं 5th फ्लाइट जो मैं लेके हूँ मैं चेंज करना चाह रहा हूँ बोले तो चेंज नहीं हुई, अगर चेंज किया तो फिर वहाँ रूम्स की तकलीफ हो जाएगी। अच्छा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हुज्जाज इकराम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मैं गुजारिश करता हूँ आप मेहरबानी फरमाकर, बहुत सारे मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आ रहे हैं कि इसके डेट्स को बदलाव बोल के, तो ये डेट्स बदल नहीं सकती, एक बार बुकिंग हो गई तो बदल नहीं सकती, लॉक हो गया डेट। अच्छा, तो अब ये सिस्टम चूंकि ऑनलाइन था बट हाजी चूंकि अक्सर क्योंकि हाजी के इख्तियार पे दिए थे कि हाजी उसकी सहूलत के मुताबिक डे फ्लाइट्स को बुक करे, क्योंकि बहुत सारे हाजीज के बहुत जैसे NRIs हैं और बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं और वर्किंग क्लास है, वो उनके सहूलत के हिसाब से छुट्टियां लेके वो डेट्स को ऑप्ट करके उनको सहूलत खुद हाजी को इस बार इख्तियार दिया गया था कि वो आप किस तरीके से चाहिए। हमारी 5th में टू 21st लास्ट फ्लाइट है, तो इस दरमियान आपके हिसाब से आप फ्लाइट को चूज करो बोल के हम लोग विद फ्लाइट शेड्यूल्स के साथ भेज दिए थे। लेकिन सभी लोग इतने वेल वर्स नहीं होते हैं इंटरनेट बुकिंग के लिए, नहीं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं जिस हजरात को अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो हज कमेटी को राबिता करें, हमारे हज कमेटी से हम लोग बुक करके बहुत सारों को हम खुद बुक करके भी दिए। तो सभी की फ्लाइट्स अभी कंफर्म पूरी ऑलमोस्ट पूरी कंफर्म हो गई। अच्छा, तो टेक्निकल मदद के लिए आपके पास आए थे आज़मीन? हाँ, आए भी थे, फोन भी किए थे, तो उसके जरिए से क्योंकि उसमें OTP आता था तो OTP देना जरूरी, हाजी के मोबाइल नंबर पे OTP आता है, तो OTP के जरिए से हम लोग ने उनकी बुकिंग्स करा के उनकी जो डेट्स हाजी ने बोला वो डेट्स के मुताबिक हम लोग ने बुकिंग करा के भी दिए। अच्छा, तो इस बार फ्लाइट सर्विसेज में भी आपने चेंजेस किए हैं, फ्लाईनाज़ और अकासा एयरलाइंस आप सर्विसेज देखिए ये जो हज का सिलसिला रहता है ये पूरा स्पेशल फ्लाइट्स का अरेंजमेंट्स होता है, तो बहुत सारे प्राइवेट एयरलाइंस वाले पार्टिसिपेट के, ये टेंडर होता है क्योंकि ये शेड्यूल फ्लाइट्स नहीं रहते इसलिए इसका टेंडर होता है। इसके टेंडर के हिसाब से पूरे इंडिया में फॉरेन कैरियर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और इंडियन कैरियर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंडियन कानून के हिसाब से क्या है, ये हर एक एम्बार्केशन पॉइंट में, जैसा कर्नाटक में बैंगलोर एक एम्बार्केशन पॉइंट है, उसमें मेजॉरिटी इस बार फ्लाईनाज़ बोल के उनको लिया है। हर मर्तबा सऊदी एयरलाइंस को मिलता था, इस मर्तबा फ्लाईनाज़ जो सऊदी एयरलाइंस की लो बजट एयरलाइन है, जैसा यहाँ पे इंडिगो है वैसा फ्लाईनाज़ है सऊदी एयरलाइंस में, सऊदीया में, तो ठीक इसी तरीके से फ्लाईनाज़ को मेजॉरिटी ऑफ द हाजिज फ्लाईनाज़ पे जाएंगे और जो इंडियन एयरलाइंस को भी अकोमोडेट करना है हर एम्बार्केशन पॉइंट पे। तो ये एक इंडियन एयरलाइंस जो है वो अकासा को अलॉट किया। अच्छा, तो ये चूंकि दोनों ही नई सर्विसेज हैं, क्या आपको
लगता है कि ये कंपैटिबल है हज के हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले मर्तबा भी इनको हज का तजुर्बा है, लेकिन आकाशा भी करना बैंगलोर से फर्स्ट टाइम वो हमारे साथ काम कर रहे हैं और फ्लाइनाज भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बट वो पूरा अश्योरेंस दिए हैं। कल भी मीटिंग थी उनके साथ, फ्लाइनाज और आकाशा के साथ हमारी हज कमेटी में, जिसके अंदर हमारे पूरे कंसर्न डिपार्टमेंट्स की कल मीटिंग थी, जैसे BIL, CISF, कस्टम्स, इमिग्रेशन, पुलिस, ट्रैफिक और BWSSB, कॉरपोरेशन, बैंक्स, पूरे बैंक्स और तमाम की मीटिंग्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बहुत कामयाब मीटिंग रही है और पूरों ने हमको अश्योरेंस दिया कि हर साल जिस तरीके से हाजियों को खिदमत करते थे, ठीक है इस बार भी हम लोग हाजियों को खिदमत करेंगे। बल्कि BAL के एक स्टाफ ने बोला जब से हम लोग हाजियों की खिदमत कर रहे हैं हमारा प्रमोशन होते जा रहा है। अच्छा। तो मैं बोला जो कोई भी हाजियों की खिदमत इखलास लिल्लाहियत अल्लाह के लिए करता है, अल्लाह सुब्हाना तआला उसके दर्जे को भी बुलंद करेगा और उसके जो दुनियावी मसले मसाइल हैं वो भी अल्लाह मियां आसान कर देगा, दोनों जहां में कामयाब करेगा। बहुत खूब। अच्छा, इस बार जो है इस बार क्या हर बार ही वापसी के दौरान हाजियों का लगेज एक्सेस हो ही जाता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए क्या ये दोनों एयरलाइंस पहले से कुछ तैयारी कर रही हैं? वो हस्बे मामूल जो एयरलाइंस के जो उनके रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, उनका जो पे लोड रहता है, वो उससे ज्यादा अगर कोई हाजी लाए तो वो अलो नहीं करेंगे। वो तो हर मर्तबा हम लोग हर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हर जगह हम लोग हाजी को ट्रेन करके भेजते हैं कि कितना लगेज लाना है, कितना लगेज लेके जाना है और क्या क्या वहाँ से चीज़ें लेके आना है। जैसे यहाँ पिछली मर्तबा बहुत सारे हुज्जाज इकराम गोल्ड ले लेके आए थे, यहाँ पे गोल्ड ले लेके आए तो फाइन पड़ेगा। 1 ग्राम गोल्ड ही अलाउड रहता है, उससे ऊपर अलाउड नहीं रहता। अगर वो लाए तो फॉर एग्जाम्पल आज गोल्ड की कीमत जो कोई है उसका डबल प्राइस यहाँ देना पड़ेगा। तो बेहतर है मैं हुज्जाज इकराम को यहीं पे गोल्ड खरीदो। बहुत सारे वहाँ पे गोल्ड खरीद के आते हैं तो यहाँ पे फाइन पड़ता है, तो बेहतर है कि आप वहाँ को गोल्ड ना लाएं। अच्छा, तो हज 2026 में एक और सहूलत का आपने इंट्रोडक्शन किया है कि पकाने की सहूलत नहीं है वहाँ पे, आपने केटरिंग का इंतजाम किया हुआ है, तो ये क्या मामला जी, इस है? बार सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट ये किया है कि कोई भी बिल्डिंग्स में चाहे वो अजीजिया हो, मदीने में तो पहले से भी पकाने नहीं देते थे, तो मगर अजीजिया में पकाने की परमिशन मक्के में भी इस बार से रोक दिए गए। तो इसलिए हम लोग साउथ सेंट्रल हज कमेटी ने डिसाइड किया कि अब देखिए हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ रकम के खाने के कस्टम्स है उनके। वो तो हमारा कर्नाटक का स्टाइल अलग है, नॉर्थ इंडिया का अलग है, तो साउथ इंडिया का स्टाइल अलग है। तो इसलिए हम लोग ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे रीजन के कैटरर्स को आप तय करें ताकि हमारे हुज्जाज इकराम जो जा रहे हैं उनको सहूलत हो जाए। इसके अंदर बहुत सारे BP के, शुगर के पेशेंट्स भी रहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ सहूलत करे करके हम लोग बोल के, बल्कि जो कैटरर्स को हम लोग जो साउथ इंडिया के, कर्नाटक के कैटरर्स हैं, हम लोग उनको भी आइडेंटिफाई करके हम वो अप्रूवल के लिए भेजे हैं। उसमें क्या होता है बोले तो कैटर जैसे ही हाजी अजीजिया में फर्स्ट, हमारा इस बार फ्लाइट जो है फर्स्ट मक्का को जाएगा, यानी जिद्दा जाएगा, जिद्दा से डायरेक्टली अजीजिया को जाएंगे। तो अजीजिया में जैसे ही रूम्स में जाएंगे कैटरर्स उनको अप्रोच होके उनका जो भी वो रेट रहता है पर डे 3 मील्स रहते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो उसके वो 25 to 35 रियाल के दरमियान कुछ रहता है, वो 3 मील्स के तो तकरीबन एक 650 to 700 रुपीज इंडियन होते हैं। तो वो अगर हाजी चाहे तो उनको ऑप्ट कर सकता है। अगर हाजी को वो पसंद नहीं आ रहा है, मैं होटल्स में खा लेता हूँ बोले, तो वो हाजी की इख्तियार में है वो। अगर हाजी चाहे तो वो केटरर्स को ले सकता है, नहीं तो होटल्स में भी खा ले सकता है, लेकिन बिल्डिंग में कुछ पकाने का इजाजत नहीं। अच्छा, तो इसी सिलसिले में वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि शुगर और BP के पेशेंट्स का जो परहेजी खाना होता है, अभी हम लोग जो कैटरर्स को तय किए उनको हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ BP और शुगर पेशेंट्स के लिए जैसा फीका खाना रहता है, परहेज का वो भी बनाओ करके बोले हैं। अभी उसके बारे में हमको कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है।
अच्छा, रिहाइश के हवाले से 2 साल पहले बिल्डिंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, पिछली दफ़ा आपने इसको एड्रेस कर लिया था, तो इस बार उस पर क्या आपने कार्रवाई की है? यानी बिल्डिंग्स के हवाले से पूरी तरह आपने यकीनी बनाया है कि ये सही हैं रिहाइश के लिए? देखिए, हर साल क्या होता है, बिल्डिंग्स के ताल्लुक से BST बोलते हैं, बिल्डिंग सिलेक्शन टीम बना के हिंदुस्तान से भेजते हैं, लेकिन हमको कर्नाटक को 2 साल से हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि ये सियासी डिसीजंस होते हैं। हम चूँकि कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, हमको 2 साल से सेंट्रल में बीजेपी होने के हिसाब से हमको आज तक BST टीम में हमारे स्टेट हज कमेटी को नहीं बुलाया गया, वही जाके सिलेक्शन करके आ जाते हैं। तो हमको दूसरा ऑप्शन नहीं रहता, बल्कि मैं मिनिस्टर को भी मिलके रिक्वेस्ट भी किया था इस बार बिल्डिंग सिलेक्शन में हमको आप कर्नाटक को भी एक बार परमिशन दो ताकि हम जाके सेलेक्ट करें, लेकिन हमको परमिशन नहीं मिला। फिर भी हमारे जो वहाँ पे CG हैं मिस्टर फहद साहब बोल के, उनको और हमारे CEO को और किरण रिजिजू को जो मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, उनको भी हम लोग लेटर दे के हैं कि पिछले जो भी हमारे जो हाजियों के कंप्लेंट्स थे उसको हाईलाइट करके भेजे हैं, इंशाल्लाह उसको एड्रेस करके अच्छी बिल्डिंग्स देंगे करके वो अश्योर किया है। अच्छा, ये इस दफ़ा जो है वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कलबुर्गी के और हुबली के हज भवन्स का भी जो है ऐलान किया है, इसका क्या टाइमलाइन है? अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम से मैं जब से चेयरमैन बना, मेरे कायद BZ ज़मीर अहमद खान साहब की कोशिशों से और हमारे रहीम खान साहब और हमारे तमाम जो मेंबर्स हमारे साथ हैं उन्होंने, और हमारे हज कमेटी स्टाफ, हमारे वॉलंटियर्स अल्हम्दुलिल्लाह जो दिन रात हाजियों के लिए काम करते हैं, उन तमाम की दुआओं से और हमारे कायद BZ ज़मीर अहमद साहब की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमको नया अप्रूवल्स मिल के हैं। जैसे लास्ट टाइम मंगलूर का में जैसे होता, मंगलूर का पूरा L1 L2 जो बोलते हैं वो भी हो गया, अभी सिर्फ उसको इनाग्रेशन करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा का भी पूरी कंपाउंडिंग वॉल पूरी 5 एकड़ में पूरी हो, उसका इनाग्रेशन करना है। अभी 3rd बिदर का कल अप्रूवल मिला हमको गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो हमको जगह एक जावेद साहब बोल के हमको जो जगह दे रहे हैं वो भी अप्रूवल मिल गया, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग रजिस्टर कर लेंगे। और नया हुबली का एक हज हाउस बनाने के लिए प्रपोजल दिया, वो भी अप्रूव हो गया। अच्छा, तो इसका क्या टाइमलाइन है, कितनी मुद्दत? ये देखिए, गवर्नमेंट के पूरे टेंडर प्रोसेस रहते हैं, अप्रूवल्स रहते हैं। अब जैसे हमारा एनेक्स बिल्डिंग का भी अप्रूवल्स हो गया, लेकिन अभी उसको टेंडरिंग प्रोसेस चल लेके है, ये प्रोसेस लंबा होता है। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगले हज सीजन तक ये कंप्लीट पूरे काम तो शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो इन हज भवन्स में कौन सी जदीद सहूलियात होंगी? सेम जैसे हमारे बेंगलोर के हज कमेटीज हैं, हज के दौरान हज के काम चलेंगे, जो हज का दौरान खत्म होएगा उसमें हमारे कायद BZ ज़मीर अहमद साहब यहाँ पे हमारे हज कमेटी में जो KSIS की ट्रेनिंग चल रही है, और बहुत सारे कौम के जो भी मसले मसाइल हैं उसको एड्रेस करने के लिए बिल्डिंग्स यूजफुल हो रहेंगे इंशाल्लाह। जो भी अभी नए डिस्ट्रिक्ट्स में बिल्डिंग आएंगे वो कौमी बहुत काम में भी चलेंगे, अपार्ट फ्रॉम हज के दौरान छोड़ के। अच्छा, ये बेंगलोर के हज भवन का एनेक्सर 2 प्रोजेक्ट का क्या सूरत हाल है, कहाँ तक पहुंचा? अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा अप्रूवल हो चुका है, टेंडरिंग भी हो चुकी है, टेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है। वो टेंडर अप्रूव होते एक मन इंशाल्लाह ये हमारा हज खत्म होते एक मन वो भी इनॉग्रेशन, क्योंकि हज की बिल्डिंग है तो हज के दौरान अभी हमारा सीजन है, इसमें हम लोग कुछ भी टच नहीं कर सकते। जैसे इस बार का हज खत्म होएगा इंशाल्लाह, उसके बाद वो काम भी शुरू हो जाएगा। हज टर्मिनल का क्या स्टेटस है? हज टर्मिनल का काम भी ऑलमोस्ट चल रहा है, वो मंथ एंड तक फाइनल हो जाएगा। जो हर बार जो अलग सेपरेट बनाते हैं, इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह सेपरेट हज टर्मिनल बना गया है, जो ऑलरेडी काम चल रहे के बहुत जोरों से काम चल रहा है। ये मंथ एंड तक वो हमको दिखाएंगे करके बोले, वॉक थ्रू कराएंगे बोल। पिछली दफा बेंगलोर से बाहर के आज़मीन के लिए खुसूसी सहूलियात फराहम की थी आपने, तो इस बार उनके लिए क्या? रिटर्न में इंशाल्लाह उनको, जैसे पिछली मरतबा मैंने कहा था कि जितने भी हुज्जाज इकराम, जैसे बेंगलोर के बाहर के हुज्जाज इकराम हैं, उनको कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी नहीं रहते, कनेक्टिंग ट्रेन्स भी नहीं रहते रात के दौरान, तो उनको यहाँ इस बार भी हम लोग अकोमोडेशन फूड सभी देंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, ये ट्रांसपोर्टेशन भी। हाँ, CNR रूल्स क्या होते हैं, इसकी जरा वजाहत इस बार कर्नाटक में जो हज कमेटी के अंदर CNR रूल्स बन के नहीं थे, जो दूसरे हमारे गवर्नमेंट जैसे वक्फ बोर्ड हो, KMDC हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, जो एम्प्लॉयज के लिए जो CNR रूल्स बन के थे वो हमारे हज कमेटी के बन के नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारे कायद BZ जमीर अहमद खान साहब, रहीम साहब पूरे कोशिश किए और कोशिश करके कैबिनेट में अप्रूवल हुआ था। ये बहुत जब से हज कमेटी बनी थी अब तक जो रिटायर्ड होते हैं उनको पेंशन तक नहीं जा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह परसों आप पेपरों में पूरा आया कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हमारे कर्नाटक के CNR रूल्स भी बन गए और जिनको अब तक पेंशन नहीं गई थी वो पेंशन भी उनको पूरे उनको दे गई। अच्छा, रमजान में ये रमजान का गिफ्ट जैसे सबको जितने भी हमारे रिटायर्ड ऑफिशियल्स थे उनको दिए गए। तो एक अच्छी पेशरफ्त हुई है। अच्छा, पिछली दफ़ा आपने कहा था कि कर्नाटक के वॉलंटियर्स को वहाँ पर इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे, इसका क्या स्टेटस है? नहीं, इस बार मैं उम्रे पे जब गया था तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे जो बेंगलुरु, मैसूर और जो वहाँ पे ऑफिशियल्स काम कर लेके उनकी भी ख्वाहिश है कि हाजियों को वहाँ काम करें, लेकिन वहाँ पे कुछ शर्तें हैं जो काउंसिलेट से अप्रूवल, जो किसी को वहाँ काम करने परमिशन नहीं मिलती क्योंकि बहुत लिमिटेड रहता है। तो वहाँ पे हमारे काउंसिलेट से अप्रूवल लेके उनको दिए तो वो काम करते हैं करके बोले। तो वो कोशिश मैं ऑलरेडी कर लेके हूँ। एक बहुत बड़ी ग्रुप है, एक 100-200 लोग जो NRIs वो वॉलंटरी आके खिदमत करना चाह रहे हैं। जैसे अजीजिया बिल्डिंग्स में जो भी मसले मसाले थे वो एड्रेस करेंगे। मीला में तो शायद मैं ज्यादा लोगों को 5 दिन का जो हमारा हज का ये रहता है उस दिन वो टाइम पे तो ज्यादा लोगों को वॉलंटियर्स को परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन अजीजिया में, मक्के में सभी इंशाल्लाह और मदीने में भी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो इस दफ़ा मेडिकल टेस्ट के लिए कुछ शुरू में प्रॉब्लम्स हो गई थी, ये क्या मामला था? हमारा इस बार सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत पर्टिकुलरली हेल्थ के ताल्लुक से नए कानून लाए। बहुत सारे इस बार हर हाजी हैज टू गो थ्रू वेरियस टेस्ट बोल के हमको सीरियसली सेंट्रल गवर्नमेंट से आ गया था। तो जो हेल्थ कार्ड होता है उसमें ECG टेस्ट कराना, पे हाजी को कोई हार्ट का प्रॉब्लम है क्या बोल के टेस्ट कराना, ब्लड टेस्ट कराना, ये पूरे बहुत सारे चीजें इस बार सऊदी गवर्नमेंट ने पूरे स्टेट हज कमिटीज को ये रिक्वेस्ट की थी कि इस बार स्क्रीनिंग आप हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा के गवर्नमेंट डॉक्टर ही उसको सर्टिफाई करना बोल के हमको इंस्ट्रक्शन आए थे। जैसे इंस्ट्रक्शन हमको आए हमारे BZ जमीर अहमद खान साहब और हमारे रहीम खान साहब, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं दिनेश गुंडूराव के साथ मैं, हमारे रहीम खान साहब भी आए थे, तो हमारे जमीर साहब भी बात किए थे। तो हम लोग विधानसभा के अंदर मीटिंग हुई जिसके अंदर हम लोग ये पूरे स्क्रीन जो सऊदी गवर्नमेंट ने इस बात देखे उसके बारे में डिस्कस किए। तो ये डिसाइड किया कि जितने भी कर्नाटक के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में एक नोडल ऑफिसर को तय किए, सिर्फ और सिर्फ वो हाजियों के लिए वो डॉक्टर्स स्क्रीनिंग करेंगे बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी स्क्रीनिंग पूरी स्टेट में हुई और पूरी कामयाब रही। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे बोरिंग में एक थोड़ा मसला हो गया था, तो वो मसले को भी हम लोग एड्रेस किए। वो क्या भी बड़ा मसला नहीं था, वो एक फर्स्ट डे था, वो फर्स्ट डे लेडीज और जेंट्स एक ही इसमें एट ए टाइम घुस गए थे, तो डॉक्टर्स को भी मैनेज करने मुश्किल हो गया। बाद में वहाँ पे हमारे लोकल रिजवान साहब को भी बात किए तो वो भी फ़ोन किए थे और हमारे जमीर साहब सबको डॉक्टर्स को बात करके वो मसला उसी टाइम पे हल हो गया था। मैं खुद पर्सनली रोज विजिट करता था और हमारे पूरे वॉलंटियर्स इस बार अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्टेट में, मैं इस मौके पे हमारे वॉलंटियर्स जो खिदमत किए रमज़ान के महीने में रोज़े रखे जो हुज्जाज इकराम की खिदमत किए, मैं इस मौके पे उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और पूरी आसानी के साथ हुए क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ही जाना था, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे डॉक्टर्स को बात करके हमारी हज कमेटी में भी हम लोग अरेंजमेंट्स किए थे। दो हज कमेटी में बहुत आसानी से जो बेंगलुरु रूरल के, बेंगलुरु अर्बन के और बैंगलोर के हुज्जाज इकराम पूरे मोस्ट ऑफ देम हमारे हज कमेटी पे आके उनकी स्क्रीनिंग हज कमेटी में भी हुई। अच्छा, और वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम हो गया और बहुत सारे जो अब तक वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग बहुत सारे इसमें हुज्जाज इकराम 100-200 नहीं कराए अब तक, उनसे भी इस चैनल के जरिए से मैं गुजारिश करता हूं हमारी हज कमेटी में जैसे हमारा हज कैंप शुरू होएगा तो हम वहां पे आके आपका हेल्थ चेकअप और वैक्सीनेशन करा सकते हैं।
अच्छा, इस मर्तबा ख़वातीन और हज़रात का स्टे भी अलग-अलग किया हुआ है, जी। बता रहे थे तो। इस बार फर्स्ट एक्सपीरियंस के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग, लेकिन एक ही फैमिली के अगर जेंट्स भी लेडीज़ ट्रैवल कर रहे हैं, एक ही फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको वही एक ही बिल्डिंग में उनको अकोमोडेशन रहेगा। जेंट्स को और लेडीज़ को बाजू-बाजू देंगे करके हमको वो बोल के हैं इस बार। अच्छा, तो ये भी एक अच्छी सहूलत हो जाएगी। अच्छा, केटरिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, तो एक सवाल और ज़हन में आया है कि ये क्या पहले हज कमेटी को इन्फॉर्म करना होगा कि वो वहाँ पे वो सहूलियत ले रहे हैं, या नहीं, फिर नहीं, वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही आप रूम्स में जाएँगे, केटरर लोग आपके पास अप्रोच करेंगे कि ये हमारे केटरर्स हैं, ये उनका रेट जो भी है, उनकी टैरिफ देंगे। उसके बाद आपको अगर पसंद आया तो वो ले सकते हैं, नहीं तो होटल में आप खा ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप आज़मीन हज को क्या खुसूसी हिदायत या पैगाम देना चाहेंगे इस चैनल के ज़रिए? मैं सिर्फ हमारे हुज्जाज इकराम को जो हज का जो सिलसिला रहता है, दो यानी कि जिस्मानी और रूहानी तरबियत करके जो तो आपकी हज करना बहुत आसानी होएगा। तो मैं जो वाक़तान जितने भी हुज्जाज इकराम इस चैनल को देख रहे हैं, आखिर दिन तक भी जब तक आप हज कमेटी को आते नहीं, तब तक भी आप मेहरबानी फरमा कर रोज़ की वॉकिंग मत छोड़िए। रोज़ क्योंकि वॉकिंग करें तो आपके पूरे अरकान करने में आसानी होगी, और साथ ही साथ ये बहुत बड़ा सफ़र के लिए जा रहे हैं। आप मेहरबानी फरमा कर हम जगह जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए हैं, उसको आप मेहरबानी फरमा कर देख के सीखे। और जिनको कलमा नहीं आता, किनको नमाज नहीं आती, किनको तलबिया पढ़ने नहीं आता, मेहरबानी फरमा कर आप इसको सीखें, क्योंकि ये दूसरा आप कोई एक इसके सफ़र फिरने के सफ़र पे नहीं जा रहे हैं, बल्कि आपके ज़िंदगियों को बदलाने का सफ़र है। फरमाते हैं जिस किसी का भी हज कबूल हो जाएगा, दुनिया में आने वाली परेशानी अल्लाह सुब्हान तआला रोक देगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपके घरों में आपके हर चीज़ बदल जाएगी, आपकी सहूलत हो जाएगी, आपके घरों से अल्लाह जो तंगी हटा देगा। तो ये पूरे चीज़ें हज के ज़रिए से आपको मिलना है, तो ये पूरे चीज़ें आप सीख के जाएं और पूरे अरकान आफियत के साथ आराम से और गुस्सा पूरा छोड़ के आराम के साथ हज करके आए, ताकि आपका हज को अल्लाह सुब्हान तआला कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जुल्फ़िकार अहमद टीपू साहब। मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से वक्त निकाला ताकि आज़मीन की भी सहूलत हो जाए और उनके सवालात के भी जवाब मिल जाएं। बहुत शुक्रिया साला डिजिटल से बात करने के लिए। नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू से हमें हज 2026 की तैयारियों, मौजूदा हालात और हुज्जाज कराम को दरपेश खदशात के बारे में मालूमात हासिल हुई। हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं चेयरमैन कर्नाटक हज कमेटी जुल्फ़िकार अहमद खान टीपू साहब के, जिन्होंने अपने मसरूफ़ वक्त में से हमें वक्त दिया और ज़रूरी मालूमातें महम पहुँचाई। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला तमाम आज़मीन हज के सफ़र को आसान फरमाए, उनकी इबादत को कबूल करे और उन्हें खैरियत के साथ वतन वापस लौटाए। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।